सो डिस्कस करते हैं कि लिटरेरी एलिमेंट्स क्या हैं। लिटरेरी एलिमेंट्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिटरेचर एंड एक्ट एज फ्रेमवर्क फॉर राइटर टू टेल द स्टोरी। ये हमारे पास लिटरेचर में एज अ बिल्डिंग ब्लॉक एक्ट करते हैं। दूसरा, ये स्टोरी में एज अ फ्रेमवर्क होते हैं। और उसके बाद अगर कोई भी स्टोरी है उसके बारे में हम ये सोच रहे हैं कि ये कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, तो अगर हमें इनमें से किसी भी एक क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता तो डैट्स मीन कि स्टोरी इनकम्प्लीट है। उसमें लिटरेरी एलिमेंट्स जो हैं वो हमें आंसर नहीं कर रहे इस बात का। देन हमारे पास कुछ लोग होते हैं वो लिटरेरी एलिमेंट और लिटरेरी डिवाइस इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रख पाते। तो लिटरेरी एलिमेंट्स हमारे पास ब्लॉक्स हैं जिनको हम कंबाइन करें तो हमारे पास लिटरेरी डिवाइसेस बनते हैं। देन टाइप्स, एलिगोरी इज अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी। एक स्टोरी के अंदर हमारे पास स्टोरी होती है। इट हैज़ अ सरफेस स्टोरी एंड अनदर स्टोरी हिडन अंडरनेथ। मतलब एक स्टोरी है वो सरफेस स्टोरी है और एक स्टोरी है वो अगर हम थोड़ा सा माइंड पे जोर देंगे वो हमारे पास अंदर छुपी हुई स्टोरी है। जिस तरह अब हमारे पास एनिमल फॉर्म है बाय जॉर्ज ऑरवेल। ये वैसे तो हमारे पास एक एलिगोरी है। इसमें वैसे तो एनिमल्स जो हैं वो आपस में फ्रीडम मतलब वो फ्रीडम के लिए अपनी के लिए फाइट करते हैं, आपस में इक्वलिटी के लिए फाइट करते हैं, लेकिन वैसे ही एक पॉलिटिकल एलिगोरी है और ये एक्सप्लेन करती है रशियन रेवोल्यूशन को। देन हमारे पास एंटागोनिस्ट आ जाता है। जो हमारे पास टर्म है एंटागोनिस्ट की वो हमारे पास एक ग्रीक वर्ड से आई है एंटागोनाइट्स। इसका मतलब है हमारे पास ओपोनेंट। और हमारे पास एंटागोनिस्ट प्ले में या स्टोरी में या किसी भी ड्रामा में एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो बेशक मोरली करप्ट नहीं होता, मोरली बैड नहीं होता, लेकिन वो हमेशा स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर होता है जिसे हम प्रोटैगनिस्ट कहते हैं उसे ये अपोज करता है। कोई भी प्रोटैगनिस्ट है वो हमारे पास एंटागोनिस्ट के बगैर एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन एंटागोनिस्ट कभी भी प्रोटैगनिस्ट के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मतलब डॉक्टर फॉस्टर्स, ये हमारे पास क्रिस्टोफर मार्लो का प्ले है। इसमें जो हमारे पास मेस्ट्रोफिल्स है वो एक एंटागोनिस्ट के तौर पे एक्ट करता है। देन हमारे पास कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन इज एन एक्ट ऑफ क्रिएटिंग एंड डिस्क्राइबिंग कैरेक्टर इन द लिटरेचर। मतलब ये हमारे पास एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू मतलब राइटर एक्सप्लेन करता है कि कैरेक्टर्स कैसे हैं, उनका मोरल कैरेक्टर कैसा है, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है। कैरेक्टराइजेशन में ये भी आता है कि हमारा जो कैरेक्टर है वो एक्ट कैसे कर रहा है, थिंक कैसे कर रहा है, स्पीक कैसे कर रहा है। अब हमारे पास एक है नॉवल जोसेफ एंड्रियोस। जोसेफ एंड्रियोस जो नावल है तो ये हेनरी फील्डिंग ने लिखा है। उसमें वो स्लिप स्लॉप के बारे में कहता है कि हर नोज वाज लाइकवाइज रेदर टू लार्ज एंड हर आइज टू लिटिल। मतलब उसकी जो नाक थी वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी और उसकी जो आइज थी वो बहुत ही ज़्यादा छोटी थी। अभी उसका कैरेक्टर बयान कर रहा है कि वो कैसी है, फिजिकली कैसी है वो। देन क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स हमारे पास स्टोरी में एक टर्निंग पॉइंट होता है जहाँ पे हमारे पास हमारी टेंशन जो होती है, एक्साइटमेंट जो होती है वो हमारे पास पीक पॉइंट पे होती है। यहाँ पे जो वैसे थोड़ा सा होता है कन्फ्लिक्ट जो होता है स्टोरी का वो भी सॉल्व होने लग जाता है और हमें रिजल्ट के बारे में भी थोड़ा हो जाता है कि मतलब हैप्पी एंडिंग होगी या सैड एंडिंग होगी। और ये ड्रामेटिक हाई पॉइंट है स्टोरी का। इसके एग्जांपल्स में आ जाता है हमारे पास प्ले है शेक्सपियर का रोमियो एंड जूलियट। इसमें जब हमारे पास एक्ट 3 में हमारे पास क्लाइमैक्स तब आता है जब रोमियो को बैनिश कर दिया जाता है विरोना के लिए कि वो विरोना जा ही नहीं सकता। ये एक्ट 3 का क्लाइमैक्स सीन है। देन हमारे पास कन्फ्लिक्ट क्या होता है। कन्फ्लिक्ट इज स्ट्रगल एंड क्लैश ऑफ इंटरेस्ट, ओपिनियन एंड इवन प्रिंसिपल्स। ये कन्फ्लिक्ट ही होता है जो रीडर को इस मतलब पॉइंट ऑफ व्यू पे रखता है कि वो स्टोरी रीड करता रहे। अब कन्फ्लिक्ट जब हमारे पास इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। मतलब हमारा कन्फ्लिक्ट हमारे अपने साथ भी हो सकता है या बैरूनी फोर्सेस के साथ भी हो सकता है। मसलन अब हमारे पास एपिक पोइम है पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन की। उसमें हमारे पास फोर्सेस ऑफ गॉड और गुड एंड इविल इनके दरमियान हमारे पास अब कन्फ्लिक्ट है। देन हमारे पास कंटेक्स्ट है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो हमें स्टोरी को मोर एक्सप्लेन कर देता है, स्टोरी के बारे में हमें ज़्यादा बताता है। इसके एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाता है नावल लॉर्ड ऑफ फ्लाइज। इसका जो कंटेक्स्ट है वो हमारे पास फिजिकल कंटेक्स्ट है। देन हमारे पास आ जाता है मूड। मूड हमारे पास वो फीलिंग्स होती हैं, वो हमारे माइंड की इमोशनल स्टेट होती है जो हमें किसी भी कैरेक्टर के बारे में बताती है या स्टोरी के बारे में बताती है कि क्या हो रहा है। मसलन अब हमारे पास डॉक्टर फॉस्टर्स है प्ले है क्रिस्टोफर मार्लो का। इसका जो थीम है वो ट्रेजिक है, डार्क है। इसके क्योंकि इसके लास्ट पे डॉक्टर फॉस्टर्स जो होता है उसकी डेथ हो जाती है। वो ब्लैक मैजिक का मतलब जो किंग होता है उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है ज़्यादा सीखने की वजह से।
मोटिव हमारे पास जो होता है ये सेंट्रल थीम होता है और ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 वर्ड्स या एक फ्रेज पे मुश्तमिल होता है, इसलिए हम इसको थीम से डिफरेंट कहते हैं। क्योंकि मोटिव ज़्यादा से ज़्यादा एक सिंगल वर्ड या एक फ्रेज पे होता है, लेकिन हमारे पास जो थीम होता है वो एक कंप्लीट सेंटेंस या 2 या 3 लाइंस होती हैं। मसलन अब हमारे पास जो रोमियो एंड जूलियट प्ले है, इसका जो हमारे पास मोटिव है वो लाइट एंड डार्क है। देन हमारे पास आ जाता है प्लॉट। प्लॉट में हमारे पास ये होता है कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के, मतलब जो हमारे पास इवेंट्स हैं वो किस सीक्वेंस से हो रहे हैं, और इसी सीक्वेंस की वजह से हमें कुछ नए आने वाले इवेंट्स के बारे में भी पता चल जाता है कि इस सीक्वेंस पे हो रहे हैं तो आगे ये होगा या आगे ये होगा। इसके हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं: एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन एंड देन रेजोल्यूशन। अब शेक्सपियर का हमारे पास प्ले है हैमलेट। उसके 3 प्लॉट्स हैं: रिवेंज, रोमांस एंड वॉर। देन हमारे पास पॉइंट ऑफ व्यू कि कोई भी शख्स है या जो हमारे पास राइटर है वो स्टोरी के बारे में कि उसकी थिंकिंग क्या है। अब हमारे पास फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में ये है कि हमारे पास वो राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू होगा, सेकेंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में कि वो रीडर का पॉइंट ऑफ व्यू होगा, और थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में वो कोई और जिससे राइटर या हम बताते हैं कि क्या था। अब एनिमल फॉर्म जो है वो हमारे पास थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में लिखी गई है। देन हमारे पास प्रोटैगनिस्ट, ये हमारे पास स्टोरी का मेन कैरेक्टर होता है, और ये ज़रूरी नहीं है कि ये हर बार जो प्रोटैगनिस्ट है ये अच्छा ही हो, लेकिन ऑडियंस की सिंपैथी और सपोर्ट हमेशा इसी के साथ होती है। मतलब अब हमारे पास फॉस्टस जो था वो हमारे पास हीरो है प्ले का, लेकिन वो ट्रेजिक प्रोटैगनिस्ट है। ही इज़ नॉट सो गुड, ही इज़ टू इविल। देन हमारे पास सेटिंग आ जाती है कि हमारे पास कोई भी हमारी जो स्टोरी है वो व्हेन और वेयर, कब और कैसे हो रही है। अब इसके लिए उसकी जो सेटिंग होती है वो ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं भी हो सकती। जिस तरह हमारे पास रोमियो एंड जूलियट प्ले है तो उसकी सेटिंग हमारे पास विरोना, यानी वो विरोना में अकर हुआ था। जो किसी भी पोइम का स्पीकर होता है वो फीलिंग्स को, इमोशंस को ऐसे एक्सप्रेस करता है कि वो यूँ ना लगे कि वो उसके अपनी फीलिंग्स या इमोशंस है, वो यूँ लगता है जैसे ये कैरेक्टर की फीलिंग और इमोशंस हैं। मतलब हमारे पास स्पीकर जो होता है वो एज अ लेंस काम करता है जिसके थ्रू हम पोइम या लिटरेचर को देखते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, या आपको अगर किसी भी टॉपिक